चलो ठीक है। अभी हम टर्मिनोलॉजी पे वीडियो बनाएंगे, टोटल जितने भी ये हैं, जितने एक वीडियो में कवर कर पाएंगे। 15 मिनट का लगभग एक वीडियो रखेंगे, 10 से 15 मिनट। 10-15 मिनट के बाद में आगे का सेशन जितना भी हो पाएगा, और जो बचेगा वो आपसे पूछ के जितना और रहेगा वो भी हम कवर कर लेंगे। 2 या 3 वीडियो मुश्किल से बनेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। क्यूआरटी टी क्यूआर, जहाँ से क्यूआरटी मेरे हिसाब से सब जानते हैं, और जिसको समझ नहीं आए, जो सवाल रह जाए, आप बीच में बोल सकते हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। क्यूआरटी और टी क्यूआर देखते हैं। ठीक है। क्यूआरटी होती है जब एक फ्लो आ रहा है, उस फ्लो के अंदर मार्केट एकदम से कोई बाइंग का मोमेंटम दिखाता है। बाइंग का मोमेंटम मतलब एक कैंडलस्टिक और कैंडलस्टिक के साथ का ऐसा मोमेंटम जो आपको ये यकीन करने के लिए कहे कि ये मार्केट मोमेंटम चेंज कर रहा है या मार्केट रिवर्स होता हुआ दिखे। जैसे मान लो कि मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, आपको लगा कि एक यहाँ पे सहारा लिया और एक कैंडल बनाई हैमर जैसी, और उसके ऊपर एक कैंडल और आ गई, तो ये कैंडल आपको ये कहेगी कि यहाँ से बाइंग मोमेंटम आ सकता है और मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा। आप कहोगे कि मार्केट ने एक इंडिकेशन दिया आपको कैंडलस्टिक पैटर्न में और ऊपर, तो मतलब एक छोटी सी फॉर्म में एक बाइंग का एंगल दिखाना कैंडलस्टिक पर्पज से। जैसे कि ये कैंडलस्टिक पर्पज से एक बाइंग फॉर्म दिखाएगी, इसको हम क्यूआरटी बोलते हैं, जो कि फेल हो जाती है, जो कि फेल हो जाती है ज्यादातर चांसेस पे, तो उसको हम क्यूआरटी बोलेंगे। ऐसे इसी चार्ट में हम और भी। लॉन्ग फॉर्म क्या है सर? लॉन्ग फॉर्म क्यू फॉर? क्यूआरटी का है, हाँ, क्विक रिएक्शन। अभी उसके सारे वर्डिंग तो मुझे भी याद नहीं है, अब शॉर्ट हो गए ना। क्विक रिएक्शन, उसमें क्यूआरटी और टीक्यूआर में अंतर है ना। क्विक रिएक्शन, टी फॉर ट्रैप? हाँ, क्विक रिएक्शन ट्रैप ये था। ठीक है। तो ये तो बहुत साल पुरानी हो गई हैं ये वर्डिंग। अभी पूरा एग्जैक्ट क्या बनाया था उस टाइम का वो याद आता है तो बता देते हैं, लेकिन लिखा हुआ नहीं है वो फुल फॉर्म। लेकिन वो इतना दिमाग में बैठ गया है तो वो नाम रहता है ये रटा हुआ। क्विक रिएक्शन ट्रेड। ट्रैप ट्रैप हो गया। ठीक है। ये जहां भी मार्केट एक फ्लो में चल रहा है और वहां जो क्विक रिएक्शन ऐसा देता है जिसमें बाइंग का मोमेंटम दिखता है, उसी से ट्रैप बना देता है, तो हम उसको क्यूआरटी बोलते हैं। अब ये कहीं भी देखोगे ऐसे जगह पे, विशेषकर जब हम क्या कहते हैं, हमारे लिए अगर इसका यूज देखें, तो मान लो कि ये वाला एरिया मार्केट ने ब्रेक कर दिया, ये वाला एरिया ब्रेक कर दिया, ये वाले ब्रेक करते समय मार्केट ने यहाँ पे एक क्यूआरटी दिखाई। आप देखो, जब आप जूम करोगे तो आपको दिखेगी यहाँ पे एक क्यूआरटी दिखाई है। वो क्यूआरटी आपके अंदर एक माइंडसेट क्रिएट करती है सेलिंग का। क्यों सेलिंग का माइंडसेट क्रिएट करेगी? क्योंकि यहाँ पे ये हैमर बना, हैमर के बाद में इस नीचे फॉलो थ्रू दिखा, इधर से ब्रेकआउट दिखा, ये डीएसडीएल की लाइन है, डीएसडीएल की ब्रेकआउट दिखा, ब्रेकआउट के नीचे क्लोजिंग, और जैसे ये क्लोजिंग मिलती है इस फॉर्म में, तो जो यहाँ बड़ा मोमेंटम देखे, जिनको एसएल बहुत दूर लगता है, उनके लिए एक नीचे नियर बाई स्विंग बना दिया एसएल लेने के लिए। उसके बेसिस पे जिन्होंने यहाँ ट्रेड ली है और टारगेट भी लिए, वो यहाँ दोबारा से भी ट्रेड ले सकते हैं। तो वो काफी लोगों को, सेलर को यहाँ इकट्ठा करके मार्केट वापस उनके अपोजिट की साइड में चलना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको हम क्यूआरटी बोलते हैं। और जैसे आप अलग अलग जगह वीडियो में मेरे से सुनोगे ना, तो उसमें एक साइकोलॉजी कनेक्टेड रहती है क्यूआरटी से। जैसे यहाँ की साइकोलॉजी आपको समझ में आई, जैसे डीएसडीएल ब्रेक किया तो ये फेक बनने का कारण बन गया। ठीक है, फेक बना, फेक बनने के बाद मार्केट यहीं से ऊपर की साइड चलना स्टार्ट हो गया। तो इसी तरह से ये क्यूआरटी आपको अलग अलग टाइम फ्रेम पे दिखेंगी। अब जो ये वाला स्विंग जो यहाँ से उठा है, मैं इसमें अगर बाकी के टाइम फ्रेम पे आपसे बात करूँ, यही नीचे वाले पे, तो यहाँ पे भी एक क्यूआरटी बनी हुई थी। आप देखोगे यहाँ पे भी एक क्यूआरटी है, 15 मिनट की टाइम फ्रेम में। यहाँ से मार्केट गया, अब हमें यहाँ ब्रेकआउट दिख रहा है, ये ब्रेकआउट दिखा आपको, और यहाँ से एक नीचे की साइड रिजेक्शन दिया, तो यहाँ सेलर को क्या दिखता है कि ये लेवल ब्रेक करके भी और ये लेवल ब्रेक करके भी नीचे की साइड मार्केट क्लोज कर रहा है, तो वो सेलिंग की साइड इंटरेस्टेड होता है। अब यहाँ एक प्रोटेक्शन आ जाता है, जैसे हम देखते हैं यहाँ पे एक प्रोटेक्शन दिख रहा है, यही प्रोटेक्शन मार्केट को रोक के पूरा का पूरा ऊपर रिवर्स कर देता है। तो यहाँ पे आप 15 मिनट की क्यूआरटी देख रहे हो। ठीक है। ऐसे ही अलग अलग टाइम फ्रेम पे आपको क्यूआरटी दिखेंगे। आप अगर डे टाइम फ्रेम पे भी देखोगे तो डे टाइम फ्रेम बहुत बड़ा होता है, इंट्राडे में तो पूरा दिन ही निकल जाता है। यहाँ पे ये वाली कैंडल बन रही थी, और जब ये कैंडल पूरी बन रही थी तो ये कैंडल भी रेड ही थी। और रेड में आपका कैसा इमोशन होता है कि मार्केट डाउन साइड का है। ठीक है, अगर हम इसमें देखें तो ये कैंडल पहले बन रही होगी, ऐसे बन रही थी, तो ये आपको कैसा कैसा एंगल दिखाती है? ये आपको नीचे का डाउन साइड का मोमेंटम दिखा रही है, और यहीं से इसको पड़ाव मिला और मार्केट ऊपर की साइड वापस हो गया। तो यहाँ भी इसे क्यूआरटी फॉर्म में देख सकते हैं। कईयों जगह आपको इसका रिएक्शन दिखाई देगा, और उसके तुरंत, क्योंकि ये तो इंट्राडे है, इंट्राडे के दौरान ही तुरंत हम रिएक्शन देख रहे हैं।
1 मिनट के अंदर ये क्यूआरटी होती है, बहुत काम करती है। यहाँ पे देख लो, ये क्यूआरटी वाली फॉर्म दिखी, इसके बाद में मार्केट थोड़ा-सा नीचे गया और मार्केट ऊपर रिएक्ट कर गया। तो अलग-अलग टाइम फ्रेम पे ये काम करती है। तो ऐसे मोमेंटम जो किसी ट्रेंड में छोटा-सा एक फोमो क्रिएट करते हैं कि मार्केट बाइंग जा सकता है, वो क्यूआरटी होती है। कई बार मार्केट एक रिदम में भी गिर रहा होता है ना, जैसे हम देखें यहाँ एक रिदम में गिर रहा है और एक बढ़िया रिट्रेसमेंट नहीं ले रहा, तो हम क्या बोलते हैं कि पहला मोमेंटम जब ब्रेक करके आएगा, इस कनेक्टर को ब्रेक करेगा, वो सक्सेस नहीं होता। उसके बाद फिर एक बार कोशिश करता, उसके बाद हो सकती है कि ऊपर संभावनाएँ बने। तो वो मोमेंटम भी मैं एक क्यूआरटी बेसिस पे लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसको इस कनेक्टर से पहले के मोमेंटम के बेसिस पे क्यूआरटी ले रहा हूँ, ये इसके बाद में एक बार कोशिश होती है। देखो यहाँ पे कोशिश करने वाले होते हैं जो अग्रेसिव होते हैं। यहाँ ब्रेकआउट देखने के बाद जो कोशिश करने वाले होते हैं, उनको भी एक बार ये फेल करता है। और उसके बाद में मार्केट ऊपर की साइड निकलता है। तो ये चीज़ें क्यूआरटी की फॉर्म में यही है कि एक बार मार्केट दिखाता है ऐसा और करता बाद में है वो। तो ये चीज़ क्यूआरटी में आएगी। अगला देखते हैं, क्यूआरटी से रिलेटेड किसी को कुछ नहीं समझ में आया, जिसको भी नहीं समझ में आया वो सवाल कर सकता है कहीं भी। ये क्यूआरटी आप चार्ट पे कहीं भी ढूँढ सकते हो। जैसे मान लो कि अभी मार्केट नीचे गया, नीचे से लेवल बनाए ऊपर की साइड गया, तो ये क्यूआरटी बनी है। ये क्यूआरटी के बाद में जैसे इस लेवल को ब्रेक किया, मार्केट नीचे की साइड चला गया। ठीक है? अगला टर्म लेते हैं हम, टीक्यूआर। क्यूआरटी के बाद में अगला टर्म अपना टीक्यूआर। टीक्यूआर होता है, क्यूआरटी तो जैसे ये होती है, टीक्यूआर होता है कि मार्केट एक फॉर्म में जा रहा है और उसमें अचानक से एक मोमेंटम ऐसा बनाता है जो पूरा ट्रेंड, ये ट्रेंड नहीं था, ठीक है? वो एक ट्रेंड क्विकली रिएक्ट करता है 4 से 5 कैंडल के अंदर, जहाँ पे स्टेप्स घटते हुए क्रम में बनते हैं। अब यहाँ पे अपने को स्टेप गिरते हुए नज़र आएँगे। 1 सेकंड रुको, बीच में लोग जॉइन भी हो रहे हैं। यहाँ पे स्टेप्स गिरते हुए क्रम में आएँगे, तो जहाँ पे हमें देखो जब ये स्टेप जा रहा है, अगला स्टेप थोड़ा दूर है, फिर अगला स्टेप थोड़ा कम है, फिर अगला स्टेप कम है। ये स्टेप्स कम हो रहे हैं तो ये किसी रीज़न की वज़ह से कम हो रहे हैं, यानी कि एक पज़ल आ रही है। मार्केट को ऊपर ही निकलना है। मार्केट का ऊपर निकलना है, लेकिन यहाँ पे बायर प्रेशर आ रहा है। प्रेशर मतलब ये इतना फ्लो ईज़िली कवर कर पाया। अब ये इतना ही फ्लो ईज़ी कवर कर रहा है। अब ये इतना फ्लो ईज़ी कवर कर रहा है। मार्केट को जाना ऊपर है, लेकिन बायर जल्दी आ रहे हैं। बायर जल्दी लोड हो जा रहे हैं, जिसकी वज़ह से मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा। तो यहाँ पे टीक्यूआर परफॉर्म होता है। टीक्यूआर के लिए एक तो मोमेंटम डायरेक्शनली होना चाहिए और शार्प मोमेंटम होना चाहिए। उसके एवज़ में मार्केट के जब ये स्टेप्स गिरते हैं और वहाँ के आस-पास एक डबल टॉप या डबल टॉप ट्रैप बनाता है। यानी कि ऐसे डबल टॉप बनाएगा, छोटी फॉर्म में बनाएगा, ये नहीं कि बहुत दूर आके डबल टॉप बना रहा है। डबल टॉप बनाएगा, डबल टॉप बना के उसको ट्रैप करेगा और ट्रैप करके क्विकली एक रिएक्शन दिखाएगा उन लोगों को, मतलब यहाँ पे जो ट्रैप बनाएगा वो थोड़ा-सा एक क्लाइमेक्स होगा, छोटा-सा क्लाइमेक्स, ज़्यादा बाहर नहीं निकलेगा, क्लाइमेक्स होगा। उसके बाद में तेज़ी से मार्केट क्या करेगा, जो रिट्रेसमेंट एक तेज़ी से रिट्रेसमेंट दिखाएगा, जो 5-7 कैंडल का रिट्रेसमेंट होगा। रेड कैंडल में 5-7 मैक्सिमम मान के चलो। और उसमें वो एक एक अच्छा लेवल पकड़ लेगा और वहाँ पे ये जो लोग हैं उनको उनका व्यू चेंज करेगा और एक क्विकली जो बार-बार चेजिंग में, बाइंग में जो विश्वास कर रहे हैं, वो अचानक सेलिंग में लोड हो जाएँगे। उसी से पावर लेके मार्केट इसमें इससे ज़्यादा अग्रेशन में ऊपर की साइड चलना स्टार्ट कर देगा। ठीक है? इसको बोलते हैं टीक्यूआर। इसमें घटते हुए स्टेप्स और चेजिंग वाले मोमेंटम में बहुत बनता है ये, और चेजिंग वाला मार्केट होता है। और दूसरी चीज़ होती है कि डबल टॉप इसके आस-पास, मतलब मार्केट ठहरता है एक लेवल पे, या तो टाइम वाइज़ ठहरेगा, एकदम ट्रैप करेगा नीचे, डबल टॉप बनाएगा और उसके बाद तेज़ी से गिरेगा, 5-7 कैंडल में ही गिरेगा। गिरावट बराबर की कैंडल में या थोड़ी-सी बढ़ती हुई कैंडल में हो सकती है, बढ़ती हुई यानी प्लस वाली कैंडल्स में होके वो एक लेवल पे आएगी और वहाँ उसको एक अटैचमेंट मिलेगा, और वो अटैचमेंट हो सकता है कि रेजिस्टेंस सपोर्ट वाला अटैचमेंट हो। यहाँ के 1 या 2 कनेक्टिंग वो तोड़ेगा, तोड़ के यहाँ पे तेज़ी से आएगा और जहाँ एक रेजिस्टेंस रहा है वहाँ सपोर्ट बनाते हुए तेज़ी से, उससे ऊपर तेज़ी से निकल जाएगा वो, और उसके बाद में एक अच्छी नई रिदम स्टार्ट कर देगा। तो जो बायर चेजिंग हो रही होती है, उसके सॉल्यूशंस के लिए वो नीचे आता है, ठीक है? ये हो गया अपना टीक्यूआर। ट्रेंड का क्विक रिएक्शन है। Trend quick reaction. मतलब एक ट्रेंड चल रहा है, मैंने कहा ना ट्रेंडी मार्केट है, उसमें हाँ, स्टेप्स गिरते हुए दिखेंगे, डबल टॉप बनेगा और उसी के साथ तेज़ी से नीचे की डायरेक्शन में आएगा। मैं एक काम करता हूँ, 1 सेकंड के लिए मैं कोई इमेज ढूँढता हूँ, अगर मिलती है तो मैं आपको टीक्यूआर दिखाता हूँ, शायद कोई इमेज पड़ी हो। रिज्यूम रिकॉर्ड। 2 एग्ज़ाम्पल हैं मेरे पास, एक तो ये एग्ज़ाम्पल है, आप यहाँ देख सकते हो। इसमें आपको ट्रेंड दिखाई दे रहा है, मार्केट में स्टेप्स घटते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे देखो स्टेप्स घटते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्टेप्स में चेजिंग दिखाई दे रही है और मार्केट का अग्रेशन आपको दिखाई दे रहा है। अग्रेशन के बदले में यहाँ डबल टॉप बनाया, ये एक मैं कह रहा हूँ छोटा-सा एक क्लाइमेक्स दिखाई देगा। डबल टॉप, ये डबल टॉप है। मैंने कहा ज़्यादा दूर का फॉर्म नहीं होगा डबल टॉप, ठीक है?
कई बार दूर का भी होता है, लेकिन उसके लिए एक अच्छा रिट्रेसमेंट चाहिए। जब फेल हो जाता है तब दूसरी बार आता है, तब वो भी दिखाऊँगा मैं आपको। यहाँ डबल टॉप बनाया, उसके बाद में क्विकली ड्रॉप किया और ड्रॉप करने के बाद जब ये ब्रेक करता है तो 3 से 4 कैंडल के अंदर ये यहाँ पे आता है। और ये कइयों बार क्या बहुतों बार मैंने इसको ट्रेड किया है। इसमें मेरा बहुत श्योरिटी रहती है, क्योंकि इसके बाद में इससे तेज़ अग्रेशन पकड़ता है जब मार्केट इससे निकलता है ना, बहुत तेज़ अग्रेशन पकड़ता है। इसमें बीओएस चीट पॉइंट भी बनाया गया है अपना, ठीक है? ये हो गया, एक एग्ज़ाम्पल और दिखा देता हूँ आपको। यहाँ देखो, यहाँ पे आपको एक फेलियर भी दिखाई देगा। यहाँ पे देखो एक स्टेप स्टेप और ये स्टेप क्या बढ़ा, घटा और फिर बढ़ा है। फिर बढ़ने के बाद डबल टॉप बनाया, तेज़ी से आया, हम टीक्यूआर की तरह लेंगे, मार्केट ऊपर नहीं निकला, वहीं फेल हो गया, हमने इसको छोड़ दिया। मार्केट का डायरेक्शन नीचे गया। फिर यहाँ देखेंगे, यहाँ तक स्टेप ठीक है, अब यहाँ की पज़ल भी आ रही है, ठीक है? और यहाँ के बाद में स्टेप्स घटते हुए दिखाई दिया, डबल टॉप बना, उसके बाद ट्रैप किया, 2 या 3 कैंडल के अंदर आया, मार्केट ने यहाँ ट्राई किया था, नहीं सफल हुआ, यहाँ ट्राई किया, टीक्यूआर में मार्केट ऊपर तेज़ी से सफल हो गया। इसके बहुत उदाहरण हैं मेरे पास वैसे तो, निकालने पड़ेंगे लेकिन वो। तो ये क्या होता है कि ऐसा स्टेप ट्रेंडी मार्केट होगा, ट्रेंडी मार्केट के अंदर स्टेप्स गिरते हुए दिखाई देंगे, बार-बार कनेक्टर लेता हो। इसके आपको कई बार ऐसे मौके मिलते हैं, जैसे यहाँ तो स्टेप नहीं गिर रहा था, यहाँ भी अगर स्टेप गिर रहे होते तो ऐसे डबल टॉप करके एक तेज़ी से रिट्रेसमेंट लेता, एक क्विकली रिट्रेसमेंट लेता है। जैसे ब्रेकआउट के बाद अग्रेशन लिया और इस एरिया के पास वापस आके वहाँ से मार्केट तेज़ी से ऊपर की साइड निकल जाएगा। इसे आप लाइव में देख के ज़्यादा समझ पाओगे, ठीक है? एग्ज़ाम्पल्स देखने के लिए इसके कई पीछे के कइयों चार्ट स्क्रॉल करने पड़ते हैं क्योंकि रोज़ नहीं बनता। हाई एक्सपेक्टेड एरिया, देखो हाई एक्सपेक्टेड एरिया क्या होता है? यहाँ हाई एक्सपेक्टेड क्या होता है? हाई एक्सपेक्टेड में मार्केट जब किसी एक रेंज पे पहुँचता है, जैसे मान लो मार्केट ने एक तेज़ी से कोई अग्रेशन दिखाया। अग्रेशन दिखाने के एवज़ में कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे छूट जाता है, कुछ लोग ऐसे हैं जो अटेंड कर लेते हैं कि कुछ प्रॉफ़िट कमाए नहीं कमाए, वो सब ट्रेड करने पे उतारू हो जाते हैं। या तो कोई प्रॉफ़िट लिया हुआ है, किसी के अकाउंट में ग्रीन है, वो भी नहीं छुआएगा प्रॉफ़िट लिया हुआ, और जिसने रेड लिया वो फाइट में आके करेगा। हर तरह के यहाँ 3 तरह के आदमी हैं, या तो छोटा प्रॉफ़िट ले लिया, उसको बड़ा प्रॉफ़िट उससे मिस हुआ, छोटा लिया गया, वो ट्रेड करेगा। या जिसने प्रॉफ़िट पूरा कमा लिया, वो भी ट्रेड करेगा क्योंकि उसके पास प्रॉफ़िट है। और जिसने लॉस कर दिया वो तो डेफ़िनेटली करेगा, ठीक है? तो वो सब लोग उस जगह पे ट्रेड करते हैं जहाँ मार्केट ने मोमेंटम दी, और मोमेंटम वो एरिया होता है जिसमें हम मतलब ख्वाहिश हम इस चीज़ की रखते हैं कि ऐसा मोमेंटम हमें ट्रेड करने को मिलेगा, और इसकी उम्मीद में हम यहाँ ज़्यादा ट्रेडिंग करते हैं। और ये ऐसा एरिया है जो 5 या 7% मार्केट में होता हुआ दिखाई देता है, 10% मान लो ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन उसके चक्कर में 90% हम हर जगह ढूँढते रहते हैं। तो जो हो रहा होता है, जैसे मान लें यहाँ मार्केट तेज़ी से आया, तेज़ी से आने के बाद यहाँ पे रुकावट करी। इसको हम हाई एक्सपेक्टेशन बोलेंगे। हाई एक्सपेक्टेशन मतलब एक अग्रेशन के बाद मार्केट अगर थोड़ा ठहराव करता है, तो उसको हम हाई एक्सपेक्टेशन बोलते हैं, जिसमें चार्ट की मैच्योरिटी के साथ हम ट्रेड लेंगे। ठीक है? एक अग्रेशन के बाद ये अक्सर होता ही है, हाई एक्सपेक्टेड। अब इसमें ये ऐसे भी उदाहरण में ले सकते हो, जैसे कि हम कहते हैं कि बड़ी टाइम फ्रेम पे एक एंगल है, जैसे मान लो ये 15 मिनट ही ले लो। अब 15 मिनट के ऊपर अगर आप ट्रेड कर रहे हो और आपको मान लो कि मैं बताऊँ कि ये अग्रेशन वाला मोमेंटम है, ठीक है? इसके बाद में मार्केट को और भी ऊपर जाना होगा। तो यहाँ जैसे ही ये कैंडल खत्म हुई अग्रेशन के साथ में, इस जगह मार्केट ने कितना टाइम बिता दिया? तो इसको बोलेंगे हम हाई एक्सपेक्टेड। यहाँ देखोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 कैंडल, लगभग 5 साढ़े 5 कैंडल टाइम बिताया है। तो लगभग ये डेढ़ घंटे से ऊपर का टाइम हो गया, 1 डेढ़ घंटे का टाइम हो गया। 1 डेढ़ घंटा यहाँ पे हाई एक्सपेक्टेड बना रहा इस मोमेंटम की वजह में। उसके बाद में इसने ग्रीड क्रिएट करने में नीचे में फोमो किया, उसी से पावर लेके ये और ऊपर जा पाया। फिर यहाँ पे पहुँचा, इस एरिया को जैसे ही क्रॉस किया, फिर ये हाई एक्सपेक्टेड हो गया, थोड़ी देर रुक गया। तो ये हाई एक्सपेक्टेड होता है। इसके कई सारे उदाहरण आपको मिल जाएँगे, और हम क्या करते हैं, कोई लेवल भी देख रहे हैं। देखो गलतियाँ कहाँ एक रिटेलर करता है, मैं बताता हूँ। मान लो आपने एक लेवल देखा, मैं ही लेवल बता रहा हूँ, मैंने मान लो कोई ऐसा मार्क करके दे रखा है, कि हमें यहाँ से ट्रेड करनी है, ये लेवल दिया मैंने। अगर मैंने ये लेवल दिया, मार्केट इस लेवल पे पहुँच गया, अब आप बोलोगे सर लेवल पे आ गया, हम बाइंग की साइड ट्रेड करेंगे। आप यहाँ बाइंग इस जगह ट्रेड करोगे, मार्केट कितनी देर ठहर गया? लेवल तो आप जब टेस्ट करने आओगे आपको लगेगा कि लेवल चल गया, देखो लेवल चल गया। बट लेवल तो चल गया, आपको चलता हुआ भी दिखाई देगा, लेकिन आप ये नहीं समझोगे कि ये लेवल चलने के लिए कितना समय लिया। यहाँ पे 15, 30, 4 वही डेढ़ 2 घंटे का टाइम यहाँ पे भी लगा दिया। तो इस लेवल पे आने का मतलब ये नहीं कि तुरंत ऊपर जाएगा। यहाँ एक अग्रेशन में आया है तो ठहराव लेगा, ठहराव लेके एक मैच्योरिटी लेगा, एक पैटर्न बनाएगा, उसके बाद मार्केट ऊपर की साइड निकलता है। और हर लेवल पे आपको ऐसा देखने को मिलेगा। जैसे मान लें कि इस लेवल पे आया,
नीचे आने से पहले यहाँ पे 15-30 मिनट बिता लिए, आधा घंटा मतलब करीबन आप ये मान के चलो 1 मिनट के 30-35 कैंडल आपको यहाँ मिल जाएँगे। तो जिसमें आप 30-35 कैंडल में कितनी सारी ट्रेड कर लोगे? अगर 1 मिनट पे देखते हो तो आपको ये होंगी 15-20 कैंडल। ऐसे करके इतना चार्ट कम से कम बना देगा। तो वो हाई एक्सपेक्टेड मिनिमम बता रहा हूँ, 2 कैंडल का हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको। 4-5 कैंडल होती है तो 1 घंटे का हाई एक्सपेक्टेड ज़ोन हो जाता है। तो ऐसा करके जैसे कोई लेवल पे आता है तो मार्केट कइयों बार ऐसा करता है। मान लो कि इस मार्केट में आपने ये ब्रेकआउट देखा, ब्रेकआउट के बाद आप रीटेस्टिंग पे ट्रेड कर रहे हो। तो यहाँ रीटेस्टिंग के बाद में यहाँ टाइम बिताया, यहाँ टाइम बिताया, उसके बाद में नीचे तो आना है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को परेशान किया। यानी कि मैच्योरिटी प्रॉपर नहीं होने से पहले हम यहाँ इस हाई एक्सपेक्टेड में, इस मोमेंटम की उम्मीद में ट्रेड करते हैं और 90% यहाँ पैसा हम गँवा चुके होते हैं। फिर हमारे अंदर हिम्मत नहीं बचती है कि इस में हम पैसा लेके निकल पाएँ। यानी कि प्रॉपर पेशेंस और मैच्योरिटी नहीं देखी जाती है। इसलिए वह वो एरिया जिस एरिया के आस-पास मार्केट रुक जाता है थोड़ी देर और रुकने के कारण होते हैं, तो उस एरिया को हम हाई एक्सपेक्टेड बोलते हैं। मान लो कि ये एरिया एक रेजिस्टेंस था, ये एरिया एक सपोर्ट एरिया था, ये पूरा का पूरा एक एरिया रेजिस्टेंस और सपोर्ट था। मार्केट वापस इस एरिया में गया, आप चाहे ऊपर की उम्मीद करो चाहे नीचे की, वो बाद की बात है। लेकिन मार्केट इस ज़ोन में काफ़ी देर ठहराव कर गया। अब वो ठहराव एक हाई एक्सपेक्टेड है, जिसमें कभी ऊपर का एग्रेशन दिखाया जाएगा, कभी नीचे का एग्रेशन दिखाया जाएगा, कभी ऊपर का दिखाया जाएगा। फिर कहीं न कहीं अगर ब्रेकआउट भी करेगा, तो आप ये 2 कैंडल जो देख रहे हो, इस ब्रेकआउट के बाद ये 2 कैंडल या 3 कैंडल आप देख रहे हो, इन दोनों तीनों कैंडल में मार्केट ने पज़ल किया। एक्चुअली में इसमें इसने 10% एरिया ही बाहर निकाला, बाकी तो 70-80% अंदर गए। इसमें भी 10-20% एरिया बाहर निकाला, तो आपको ब्रेकआउट के बाद में भी प्रीमियम इरोज़न कराए हैं। यानी कि उस एरिया को ज़्यादा कवर किया है, जिस एरिया को कहीं न कहीं पीछे छोड़ चुका है, बीच कवर कर चुका है, जिसमें प्रीमियम आप यहाँ पकड़ रहे हो, तो आपको यहाँ बेनिफिट थोड़ी हो सकता है, यहाँ लेकिन मैक्सिमम इसके ऊपर ही रहा है ये। तो इसका मतलब वो आपको थकाता है, उसके बाद में मार्केट एक रेंज पकड़ता है, रेंज पकड़ने वाले एरिया में हम अपना प्रॉफ़िट या तो कम से कम प्रॉफ़िट लेके निकल जाएँगे या पहले ही असल में निकल चुके होंगे। तो ये मार्केट की चाल होती है जिसमें हमें समझना होता है कि हाई एक्सपेक्टेड एरिया क्या है और इसको समझने के लिए अब इनका सहारा भी आप ले सकते हो। ये वाले एरिया जो पीओसी डायनामिक बनाए जाते हैं। फिर कहाँ फ़ास्ट आ सकता है वो एरिया भी मैंने आज समझाने की कोशिश की आज वाले वीडियो में। आपको एफएम और डीएफएम भी देखने को मिल जाएँगे। अच्छा जितने भी मैं ये चीज़ें आपको समझा रहा हूँ, क्यूआरटी, टीक्यूआर ये, इसमें से जिन-जिन के वीडियो मेरे ध्यान में आते जाएँगे मैं सबके उसी वीडियो के अंदर लिंक डाल दूँगा। मतलब जैसे एमटीएफ व्यू लिखा या ये लिस्ट डाल दूँगा जिसके सामने वीडियो होंगे ना, उस वीडियो के लिंक सामने डालता जाऊँगा। तो आप अगर उसका पूरा डेडिकेटेड वीडियो देखना चाहोगे तो वो भी मिल जाएगा, ठीक है? अभी हम 3 कवर कर चुके हैं, अब नॉर्मल बिहेवियर। बहुत टाइम लग जाएगा इन पूरी लिस्ट को करने में। अब नॉर्मल बिहेवियर होता है जब मार्केट एक नॉर्मल किसी फॉर्म में चल रहा हो। अचानक से एक अग्रेशन या क्लाइमेक्स मूव या फिर ऐसा बिहेवियर जो कि मार्केट नॉर्मली अडॉप्ट नहीं करता, वैसा बिहेवियर अडॉप्ट करता है, उसको अबनॉर्मल बिहेवियर कहते हैं। या क्लाइमेक्स कैंडल वाला मोमेंटम जैसे अब मान लो कि मार्केट इस फ्लो में चल रहा है, यहाँ से यहाँ से यहाँ। अब अचानक से ये एक मोमेंटम आया जो शार्प आया है, पिछले मोमेंटम से बड़ा मोमेंटम है, ठीक है? तो ऐसे मोमेंटम या क्लाइमेक्स मोमेंटम ही विशेषकर माने जाते हैं। क्लाइमेक्स मोमेंटम जो किसी एक पड़ाव पे पूछ रहे हैं, तो हम उसको अबनॉर्मल बिहेवियर बोलेंगे, ठीक है? तो अबनॉर्मल बिहेवियर के और उदाहरण दिखा देता हूँ। अब जैसे मान लो ये एक फॉर्म में मैं बात करूँगा, तो एक क्लाइमेक्स अबनॉर्मल बिहेवियर कहाँ आया? यहाँ पे, इस ब्रेकआउट के आस-पास आया, अबनॉर्मल बिहेवियर आया। इसके बाद में सामान्य हो गया, जाना ऊपर ही था, फिर वापस अबनॉर्मल जैसे ही क्लाइमेक्स मोमेंटम आता है, तेज़ मोमेंटम आता है, अबनॉर्मल बिहेवियर में हम 2 चीज़ें देखेंगे, एक तो फ्री बॉडी फ्री बॉडी फ्री बॉडी। आपको ये फ्री बॉडी बहुत कम देखने को मिलती है। अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक देखोगे आपको कहीं फ्री बॉडी नहीं देखने को मिलेगी। फ्री बॉडी का मतलब जिसने पिछली बॉडी के साथ संबंध कम रखा हो। अगर यहाँ देखेंगे तो पूरी बॉडी इसके इनसाइड है। ये देखेंगे तो पूरी 80% इनसाइड है। ये सब बॉडियाँ एक दूसरे के संपर्क में हैं। और यहाँ आप देखोगे तो एक कंप्लीट बॉडी आउट है, कंप्लीट बॉडी आउट है, आउट है। यहाँ कंप्लीट बॉडी आउट विथ ग्रीड और विथ ब्रेकआउट है। तो कहीं न कहीं ये रिएक्शंस यानी कि अपने इमोशन को ज़्यादा इम्पैक्ट करती है और ज़्यादा इमोशन को इम्पैक्ट करती है तो ये अबनॉर्मल हो जाएगी। यानी कि ये नॉर्मली एक रिलेशंस में चल रही थी, यहाँ के बाद में वो अग्रेशन आया है जहाँ अब कैंडल कोरिलेशन की वजह से मार्केट ने पीछे वाले रिलेशन को छोड़ा है और जैसे एक पड़ाव के आस-पास आया, ये होच-पोच हुआ। अब ये पड़ाव कैसा है? अगर आप यहाँ पड़ाव देखेंगे तो ये एरिया और ये एरिया, ये एरिया और ये एरिया का पड़ाव मिल रहा था जिसकी वजह से मार्केट ने सिर्फ होल्डिंग करी है। यानी कि ये एक प्लेटफ़ॉर्म था। प्लेटफ़ॉर्म का मतलब ये होता है कि मार्केट का एक पड़ाव है, ठहराव है, एक बैरियर है
एक रेसिस्टेंस कुछ भी बोल सकते हो आप। तो वो उसके आसपास उसको रुकना, रुकने के बाद दोबारा निकलता है तो यहाँ छोटा कैंडल है जैसे निकलता है अग्रेशन में। मैं कहता हूँ ब्रेकआउट कई बार सक्सेस ब्रेकआउट अग्रेशन में आते हैं। अग्रेशन में आया उसके बाद है मार्केट यहाँ पे तुरंत ही जैसे अग्रेशन में आया लोग फंसे होंगे। उसके बाद में देखो कैंडल की साइज कितनी छोटी होगी और ये अग्रेशन इससे बड़ा होने की वजह से इसके बढ़ते हुए क्रम में भी आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद में कोरिलेशन स्टार्ट हो गया, वापस रिट्रेसमेंट लेगा तो आपकी यहाँ ली हुई ट्रेड आपको नुकसान दे जाएगी। तो ऐसा करता है मार्केट। तो अबनॉर्मल बिहेवियर हमें कहीं न कहीं इंडिकेट करता है। और भी एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, 1-2 ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। 1 सेकंड। ठीक है, यहाँ हम देखें अबनॉर्मल बिहेवियर जो नीचे की साइड भी देखो कई वो हम पीछे उदाहरण ले रहे थे जिसमें क्यूआरटी बनी थी, वो भी एक एबनॉर्मल थी। अब यहाँ पे आप देखोगे, आप रिटेलर ब्रेकआउट देख रहे हो, ये भी अच्छा उदाहरण है। यहाँ पे मार्केट ने ये वाला जो लाइन आ रही है डीएचडीएल के पीछे से लोगे ना, तो जैसे एक लेवल है, नहीं ये लेवल हाँ, ये लेवल है। आज के दिन का ही ये लेवल है हाई का। मतलब आज का दिन यहाँ से हाई मार के गया था, उसी हाई को जैसे तोड़ रहा है, तोड़ते समय एक एग्रेशन आता है, तो मैं इसको क्या बोलता हूँ रिटेलर ब्रेकआउट एरिया। ठीक है? रिटेलर ब्रेकआउट एरिया पहले ब्रेकआउट में लोग फँसते हैं, फँसने के बाद में उनको थोड़ा-सा फँसाया, नीचे की साइड लेके गया, फिर तेज़ी से एक अग्रेशन दिखाया। उस अग्रेशन में और फँसते हैं और ये पूरा का पूरा अग्रेशन मार्केट ने नीचे की साइड खींचने में, यानी कि उसका प्रेशर बढ़ाने के लिए यूज़ कर लिया। यहाँ पे जितने भी बायर आए हैं, ऊपर का मोमेंटम एक्सपेक्ट करके उनकी पावर लेके मार्केट डाउन साइड का पूरा मोमेंटम कर दिया। और अगर आप यहाँ ढूँढोगे, तो इस पूरी फॉर्मेशन की सबसे बड़ी और क्लाइमेक्स कैंडल आपको इस एरिया में फ्री बॉडी वाली कैंडल मिलेंगी। फ्री बॉडी मतलब यहाँ सब आपस में संपर्क है एक-दूसरे के साथ और यहाँ पे आपको फ्री बॉडीज़ मिलेंगी, यानी कि ग्रिड देती हुई। यानी कि आप इसको बोल सकते हो कि अबनॉर्मल बिहेवियर वाली कैंडल, ठीक है? और लास्ट में मार्केट ऐसा करके 30% एरिया बाहर फेंकता है, उसके बाद में मार्केट तेज़ी से नीचे की साइड निकलता है। तो इसको हम बोलते हैं अबनॉर्मल बिहेवियर। फिबो 50 हम बोलते हैं फिबो जब लेते हैं तो उसका जो मिडल का पार्ट होता है उसको हम फिबो 50 बोलते हैं। जैसे मान लो कि 1 सेकंड इसको हटाता हूँ। ये हमने फिबो लिया, इसके सारे लेवल खोल देता हूँ मैं। नॉर्मली हम सारे लेवल यूज़ करते हैं सारे लेवल यूज़ नहीं करते। जैसे ये नॉर्मली लोग यूज़ करते हैं, ठीक है? अगर एक फिबो के अंदर ये लेवल लेंगे, तो ये लेवल यूज़ करते हैं। अगर हम इस लेवल के आगे का वो भी लगा देते हैं प्राइजेज़ और लेवल, ठीक है? तो ये लेवल यूज़ करते हैं। वैल्यू हम परसेंटेज में कर लेते हैं। तो ये 78%, 61%, 51 50% हम नॉर्मली जो वो यूज़ करेंगे जो ज़्यादातर यूज़ में आता है, यानी कि ज़्यादातर सही रहता है। तो वो एरिया रहता है अपना 50 और 60 का। अगर आप ये देखोगे ये 50 और 60 का, जब मार्केट यहाँ से यहाँ ट्रेवल करके वापस इधर आता है, तो ये लेवल क्या हो जाएगा? आपकी रुकावट यानी कि एक हेल्दी रिट्रेसमेंट होगा। इस मोमेंटम के बाद ये इसका इस वाले मोमेंटम का एक रिलेशन होता है। यानी कि 50% एरिया, अब वो आगे का एरिया रख सकता है, तो ऐसे चलता है मार्केट। ऐसे चलता है तो ये वाला जो रिट्रेसमेंट होता है ये कॉम्पिटेबल होता है, ज़्यादा एक्यूरेट होता है। हम अगर हर एरिया की एक एक्यूरेसी निकाल के लेके चलें कि उसमें कहाँ ज़्यादा रेस्ट करना मार्केट पसंद करेगा अगर पूरे मोमेंटम के पास, तो वो एरिया होता है 50 और 60 इसको गोल्डन रेशियो भी बोला जाता है। ठीक है? तो मैं इसको फिबो 50 बोलता हूँ, इस एरिया को। अगर मैं बाकी के इसके एंगल हटा दें हम, मान लें कि 0 भी हटा दो, 2, 3 भी हटा देंगे, 5 रखेंगे, 7 हटा देंगे, 3 हटा देंगे और 1 हटा देंगे और ये 50-60 लिखा हुआ दिखेगा। अब ये लिखा हुआ ज़रूरत नहीं है हमें, तो हम ये भी हटा देंगे। तो ये एक्चुअली में हमारे सामने ऐसे बनता है। तो जब भी किसी मोमेंटम को हमें देखना होता है, तो हम ये वाला लेवल लगा के चेक करके देख सकते हैं, ठीक है? तो ये फिबो 50 वाला इसको हम फिबो 50 बोलते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं फिबो पार्ट। फिबो पार्ट क्या होता है? मार्केट एक रिदम में ऊपर जा रहा है, उसके बीच में एक ठहराव लेता है, ठहराव लेके वापस ऊपर चला जाता है, तो जो ठहराव लेता है मिडल का पार्ट, जिसमें हम फीबो देखा करते हैं, मतलब कि यहाँ से जैसे फीबो वैसे एक फीबो पार्ट एक वेव का फीबो पार्ट होता है, जो मिडल में होता है, उसको हम फीबो पार्ट बोलते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूँ यहाँ पे, अगर यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल मिले, तो एक रिदम का प्रॉपर मिल जाए ना, तो बढ़िया रहेगा। जैसे आप यहाँ देख लो 1 सेकंड। ये वाला मोमेंटम दिख रहा है, ये इसका फीबो पार्ट, फिर ये कैरी किया, फिर ये रुका, यहाँ से देखोगे ये वाला एक फीबो पार्ट है, इसके बाद ऊपर गया।
तो एक मिडल का पार्ट रहता है, जिस पार्ट के अलग, और ये वेव वाइज नहीं है, ये कैंडल वाइज भी हो जाता है। अगर मैं इसके और एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, जैसे यहाँ से ये मोमेंटम देखो, ये मोमेंटम, ये रुका और ये मोमेंटम कंटिन्यू, तो ये फीबो पार्ट हो गया इसका, ठीक है? ऐसे कहीं से भी स्टार्ट हो रहा है, जैसे ये रुका है, यहाँ रुकने के बाद ये फीबो पार्ट, ये वापस ये वेव कंप्लीट, ये रिदम कंप्लीट हो गई, फिर ठहराव आ गया, फिर ऐसे करेंगे तो ये फीबो पार्ट और ये वापस ऊपर निकल गया। तो ऐसे करके जो मिडल में एक बार रुकता है, ठहराव लेता है, उसके बाद दोबारा जर्नी स्टार्ट करता है, उसके पीछे कई सारे और भी रिएक्शंस होते हैं। जैसे हम इस पूरे मोमेंटम का देखेंगे, तो ये एक ठहराव है, फिर नीचे आया है। इस मोमेंटम का देखेंगे तो ये एक ठहराव है। तो ये हम ऐसे इसको एक वेव बोल सकते हैं और इसको भी एक वेव बोल सकते हैं। तो ये सब वेव होगी, तो सब वेव में भी आपको ये चीज़ मिल जाएँगी। कैंडल्स में भी ये चीज़ें मिल जाएँगी। अगर आप नॉर्मली एक कैंडल कैंडल का भी बिहेवियर पकड़ोगे तो उसमें भी मिल जाएँगी। इसको हम पिवो पार्ट बोलते हैं। कवर स्पेस, जैसे मार्केट अगर चल रहा है तो यहाँ पे एक सरफेस बना रहा है, यहाँ से मार्केट ने जर्नी ऊपर की साइड स्टार्ट करी, ऐसे ट्रेवल करके। तो ये जो सरफेस बना रहा है उसको हम कवर सरफेस बोलते हैं। यानी कि ये एरिया ऑलरेडी वो कवर कर चुका है, तो इस स्पेस को हम कवर स्पेस बोलेंगे। अचानक इसमें एक स्पीड मिलती है, ठीक है? जो एफएम भी हो सकती है, और एफएम तो देखो हर कवर स्पेस एफएम नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो ये भी एक कवर स्पेस ही है, ठीक है? और इधर से देखेंगे तो ये एक कवर स्पेस है, ठीक है? ऐसे देखेंगे तो यहाँ पे एक कवर स्पेस है। ये जो एकदम से मार्केट ऊपर निकल गया, जैसे ये एकदम मार्केट ऊपर निकल गया, अब वापस आ रहा है तो वो अपने उसी बॉडी को कवर कर रहा है, तो ये स्पेस को कवर कर रहा है और उधर से एक सरफेस क्रिएट कर रहा है, इधर से एक सरफेस क्रिएट कर रहा है, जो हम इधर सरफेस देखेंगे, ठीक है? तो उसको हम कवर स्पेस बोलते हैं। इसके बाद में देखते हैं क्लाइमेक्स कैंडल। क्लाइमेक्स कैंडल आपको पता ही है, एक बड़े कैंडल जो नॉर्मली जो एक कैंडल होती है, एक साइज़ होती है, उससे बड़ी कैंडल बन जाए। जैसे ये क्लाइमेक्स कैंडल है, ये क्लाइमेक्स कैंडल है, तो ये क्लाइमेक्स कैंडल है। अबनॉर्मल बिहेवियर अबनॉर्मल मतलब बिहेवियर के अंदर क्लाइमेक्स कैंडल होती है, और क्लाइमेक्स मूव के अंदर क्लाइमेक्स मूव क्या, एक पूरा मूव ही बड़ा-बड़ा कैंडल का बन रहा है, तो वो हम उसको क्लाइमेक्स मूव भी बोल देते हैं, इसको क्लाइमेक्स कैंडल बोलते हैं। ठीक है? किसी को नहीं समझ में आया बोल सकता है। डीएसडीएल होता है डे हाई, डे लो। डे हाई, डे लो कैसे? जैसे मान लो कि एक लाइन ले लेते हैं हम। जैसे यहाँ से मार्केट ऊपर गया, तो ये वाला हाई बनाया नीचे की साइड, तो ये डे का हाई हो गया, ठीक है? ये डे का हाई नया बन गया, ये डे का हाई नया बन गया। तो ये डीएसडीएल लेवल कहलाएगा। जो भी हाई होगा डे का, वो डीएसडीएल में आएगा। जो लो होगा, वो भी डीएसडीएल में आएगा, जहाँ से हमारे क्या बनते हैं? रिटेलर ब्रेकआउट एरिया। जैसे ये है, ये डीएसडीएल एरिया हो गया। तो जो भी आपका हाई बनेगा, उसके ऊपर आपका क्या बनता है? रिटेलर ब्रेकआउट एरिया, जहाँ से मार्केट उनको ट्रैप करता है। जैसे मान लो इसके ऊपर जैसे इसको एरिया को ट्रैप किया, एक रिट्रेसमेंट लिया, ऐसे ट्रैप किया तो मार्केट रिट्रेसमेंट लिया, फिर नीचे निकल गया। इसके बाद में यहाँ से वापस से ट्रैप किया तो उसके बाद में एक रिट्रेसमेंट लिया। तो ये ऊपर रिटेलर ब्रेकआउट एरियाज़ बनते हैं, ठीक है? कैसी कंडीशन में बन रहे हैं वो भी देखना है। तो जहाँ आप आगे भी देखोगे, तो जैसे मान लो यहाँ ले लो, यहाँ पे आपका डीएसडीएल पहला क्या हुआ? हम यहाँ पहला डीएसडीएल देख रहे हैं ये, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, फिर ऊपर की साइड रिदम ले गया। फिर आपका डीएसडीएल क्या हुआ? ये, ऊपर की साइड कौन-सा हुआ? ये। तो यहाँ पे इसने एक बार यहाँ भी 1-2 पॉइंट्स ब्रेक किया, फिर ऊपर निकल गया, फिर आया, फिर ब्रेक किया, फिर पूरा ऊपर निकल गया। ऊपर वाला डीएसडीएल एरिया कौन-सा हो गया? ऊपर वाला डीएसडीएल एरिया हो गया ये। जैसे अब ये ब्रेक कर रहा है, ये ब्रेक कर रहा है, इसको एक्सेस भी कर रहा है। अगर फास्ट एक्सेस कर रहा है तो मतलब बहुत ज़्यादा पावर ले रहा है। या तो सक्सेस करके ऊपर निकल जाएगा या पूरा मार्केट तब्दील कर देगा। इसने पूरा मार्केट तब्दील कर दिया, एक्स्ट्रा स्पेस लिया, तो ठीक है। तो इसमें आपको रिटेलर ब्रेकआउट एरिया भी समझ में आ गया, और ये ऊपर डीएसडीएल भी समझ, डे हाई, डे लो इसका मतलब होता है, ठीक है। एमटीएफ व्यू, एमटीएफ हम बोलते हैं मल्टी टाइम फ्रेम, कि एक ट्रेड को बनाने के लिए मल्टी टाइम फ्रेम, यानी कि ये 1 मिनट की टाइम फ्रेम है, ये अपना 15 मिनट की टाइम फ्रेम है, ये अपनी 5 मिनट की टाइम फ्रेम है, ये अपना 1 दिन की टाइम फ्रेम है। अलग-अलग टाइम फ्रेम से हम एक व्यू क्रिएट करते हैं। हम ट्रेड हमेशा 1 मिनट पे करेंगे और व्यू अलग-अलग टाइम फ्रेम से क्रिएट करते हैं। तो मल्टी टाइम का मतलब अलग-अलग टाइम लेआउट से, एक दिन क्या कहना चाह रहा है, जैसे हमने यहाँ पे एक ट्रेड आपको मैं आपको बोल रहा था कि यहाँ के हिसाब से मैंने चार्ट अपडेट किया था आप लोगों को। तो ये क्या है? ये एंगल मल्टी टाइम फ्रेम पे एक बैरियर है। यहाँ से हमने पीओसी लाइन भी बनाई, तो ये भी हमें एंगल दे रहा था। उसके बाद में मार्केट नीचे है, तो मल्टी टाइम फ्रेम में यहाँ से हमें एक व्यू मिल गया, फिर इस पे हम रिदम देखेंगे, फिर हम इस पे रिदम देखेंगे, अलग-अलग टाइम फ्रेम पे रिदम देखेंगे, तो उसको हम एमटीएफ बोलते हैं। एमटीएफ व्यू या एमटीएफ चार्ट, जो भी बोल सकते हो। एमटीएफ मतलब मल्टी टाइम फ्रेम। स्टेप लाइन, इस पे पूरा वीडियो बना रखे हैं, मैं दे दूँगा। स्टेप लाइन होती है कि मार्केट जब एक वेव से दूसरी वेव में जाता है, एक हाई को ब्रेक करके एक स्विंग बनाता है, तो उसमें रख रहे स्टेप्स को हम देखेंगे। जैसे मार्केट ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, और अब ये स्टेप रख रहा है ना, ये स्टेप,
ये स्टेप, उसके बाद में एक रेस्ट लेता है। तो जब ये रेस्ट लेके दोबारा हाई को तोड़ता है तो अगला स्टेप कितना ऊंचा रखेगा ये देखने के लिए ये इसका पहला कदम है। इसके बाद ऊपर जाने का दूसरा कदम और तीसरा कदम। ये कदम का फ्लो हम देखते हैं कि कहीं बड़ा था, फिर छोटा हो रहा था, इससे हम स्टेप लाइन बनाते हैं। तो स्टेप लाइन हमें बहुत सारी चीजें इंडिकेशन देती हैं। इन स्टेप लाइन्स के पीछे बहुत सारी थ्योरी हैं, बढ़ते हुए बराबर में या घटते हुए क्रम में, ठीक है? या फिर मान लो एक घटते से बढ़ते वाले क्रम में, ये अलग-अलग इंडिकेशन करते हैं। बढ़ती हुई फॉर्म में होता है और एक बड़ा मोमेंटम आता है क्लाइमेक्स, तो एटीसी मूव बनने की संभावना रहती है, ठीक है? एटीसी मूव, आगे एटीसी मूव आओगे तो एटीसी मूव की इमेज में मैं आपको दिखा दूँगा ये वाली चीज़ भी। तो इसको स्टेप लाइन बोलते हैं, ठीक है? स्टेप लाइन के बाद में पावर हाउस। पावर हाउस क्या होता है? बड़ी टाइम फ्रेम आपके लिए पावर हाउस होती है और जो छोटी टाइम फ्रेम होती है ट्रिगर वाली होती है, जहाँ पे हम ट्रेड का ट्रिगर ढूँढते हैं। जैसे इस पे हम ट्रेड का एग्ज़ैक्ट ट्रिगर ढूँढेंगे, बट व्यू पॉइंट हम बड़ी टाइम फ्रेम से एमटीएफ व्यू से लेंगे, तो वो आपकी पावर हाउस है। मेन पावर हाउस क्या है? देखो इस चीज़ को 1 मिनट तोड़ नहीं पाएगा। इस पे भारी पड़ेगा तो यही पारी भारी पड़ेगा। मेन इम्पोर्टेंट क्या है? आपका 1 दिन का व्यू। फिर आप जाओगे तो आपका 5 मिनट का, 15 मिनट का ये व्यू आएँगे। तो ये आपके लिए पावर हाउस है। यानी यहाँ इंडिकेशन मिल रहा है, तो उससे 1 मिनट के ख़्यालात बदल भी सकते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दूँ, अगर मान लो 1 मिनट पे कहीं मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, अब यहाँ देख लेते हैं हम। मार्केट तेज़ी से ऊपर की साइड गया, यहाँ पे ठहर गया, एक ज़ोन बनाया। इस ज़ोन को जैसे ही ब्रेक किया तो ये टाइम फ्रेम क्या कह रही है कि ब्रेकआउट है, और इस टाइम फ्रेम को देखने वाले लोग क्या सोचेंगे कि मार्केट नीचे जाएगा, क्योंकि मार्केट ने एक ज़ोन बनाया और ब्रेकआउट कर दिया, मार्केट ऊपर जा चुका, अब नीचे जा सकता है। तो जैसे ही ये ब्रेकआउट दिखाया, मार्केट वापस ऊपर की साइड जाना स्टार्ट कर दिया। तो ये आपके लिए पावर लॉस हो गया। अब यहाँ 1 मिनट आपको अगर अब मतलब चाह के भी सेलिंग बोले ना, तो हम सेलिंग नहीं ले सकते। उसके लिए हमें कोई स्ट्रॉन्ग व्यू चाहिए। तो आपका पावर हाउस यानी कि एमटीएफ व्यू आपको अगर ऊपर के लिए इंडिकेट कर रहा है, तो आप 1 मिनट में वहाँ उस प्लेस पे जाके बाइंग ढूँढोगे, ठीक है? तो पावर हाउस मेन हो गया आपका, मतलब मेन सप्लाई आपकी बड़ी टाइम फ्रेम से आएगी, ठीक है? उसको हम पावर हाउस बोल देते हैं। सीएचएफ, सीएचएफ क्या होता है? ऐसी जगह होती है, कई बार हम ट्रेड लेना है, जैसे मान लो एक कैंडल बनी है, हैमर बन गया, हैमर के नीचे मार्केट ने क्लोज़ भी कर दिया और हम ट्रेड नहीं ले पाए अभी। अब हमें ट्रेड लेना है, उस एरिया का रिस्पेक्ट दिख रहा है और जो प्राइस आ रहे हैं, वो प्राइस घटते हुए क्रम में दिख रहे हैं, यानी कि ये बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। अब ऐसे एंगल में यहाँ पे एक लेवल पे मार्केट पहुँचा है। 1 सेकंड रुकना। ठीक है, यहाँ पे मार्केट अगर पहुँच रहा है तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एक रेजिस्टेंस आया है। अब हमें ट्रेड तो लेना था लेकिन हम वेट कर रहे हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे एक मार्केट ने ट्रैप कर लिया, इज़िली ट्रैप कर लिया। तो अब नीचे हम ब्रेकआउट पे नहीं लेंगे। उसका एक हम देखेंगे ऊपर कोई एरिया बेटर मिले, रिट्रेसमेंट मिले। तो उसमें रिट्रेसमेंट बेटर कब मिलेगा? तो उसके लिए हमें देखना पड़ता है, एक क्लाइमेक्स कैंडल देखनी पड़ती है। एक क्लाइमेक्स कैंडल के बाद में एक छोटी कैंडल जो हैमर बने, और हैमर बनने के बाद में एक कैंडल जो उसको डिस्काउंट दे रही हो यहाँ के आस-पास। तो आपका एसएल बिल्कुल नियर बाई हो गया। और उसके बाद में पूरी की पूरी कैंडल आपको नीचे की डायरेक्शन में दिख जाएगी। तो वहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि ये सीएचएफ है। सीएचएफ पे डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, मैं लिंक दे दूँगा इसके साथ। मैग्नेटिक प्रेशर, मैग्नेटिक प्रेशर क्या होता है? मार्केट को जाना है, लेकिन ऊपर का एक प्रेशर है। जैसे मान लो कि मैं इसी मोमेंटम की बात करूँ, मार्केट यहाँ से भी तो पलट सकता था। यहाँ पे आया क्यों पलटा? शायद हो सकता है कोई मैग्नेटिक प्रेशर हो। तो हम अगर ऐसे जाके देखेंगे तो कहीं न कहीं ये, 1 सेकंड, ये एरिया, 1 सेकंड, ये वाला एरिया था, मैग्नेटिक प्रेशर था शायद इसमें। हाँ, ये वाला एरिया कवर कर रहा था, इस एरिया के आस-पास आया था और इस वाले एरिया के आस-पास बड़ी टाइम फ्रेम पे भी हम इसको देख सकते हैं। जैसे मान लो कि मार्केट आया है, इस एरिया को ब्रेक करके काफ़ी ऊपर चला गया, तो ऊपर गया तो यहाँ सहारा मिल रहा है। तो मार्केट का प्रेशर था, वो इस लेवल का प्रेशर था, यानी कि ये खींच रहा था। या कोई ऐसा कई बार ऊपर से एक ट्रेंड लाइन बन जाती है 15 मिनट की साइड, और मार्केट यहाँ खड़ा है और यहाँ के आस-पास ब्रेकआउट है, उसमें दूरी है, तो वो मैग्नेटिक प्रेशर हो गया। यानी कि वो लाइन अपने तरफ खींच रही है, तो खींच रही है तो वो एक प्रेशर, उसके बाद में मार्केट रिलीज़ करेगा। और मैग्नेटिक प्रेशर के भी आपको मोमेंटम के अंदर स्टेप्स दिखेंगे, और वो वैसे ही होंगे जैसे चेजिंग जैसे होते हैं। चेजिंग जैसे का मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है तो स्टेप्स कैसे होते हैं? घटते क्रम में, घटते क्रम में, घटते क्रम में। लेकिन वो घटते क्रम में चलेंगे, फिर एकदम से मोमेंटम आ जाएगा, एक उस लाइन को टच करेगा जो कि एमटीएफ व्यू लेके है, या एक ऐसा लाइन है जिसका एक वैल्यू है।
एमटीएफ टाइम फ्रेम पे, तो उसको टच करेगा उसके बाद में बदल जाएगा, लेकिन उसके व्यू हमें यहाँ पे भी दिख सकते हैं जो सेम ऐसे ही होते हैं। तो यहाँ पे एक अंतर आता है, एक तो हो गया आपका टीक्यूआर, ठीक है? अब टीक्यूआर बोलूंगा तो आपको उसका मतलब पता होना चाहिए। टीक्यूआर का क्या मतलब होता है? मार्केट चेजिंग का है, लेकिन चेजिंग मार्केट में चेजर्स आ रहे हैं, बायर्स आ रहे हैं बार बार, तो वो स्टेप्स घट रहे हैं, यानी कि जैसे ही उसको तोड़ता है बायर आ जाते हैं, तो उसको एक रिट्रेसमेंट की जरूरत पड़ती है, जैसे तोड़ता है मार्केट में बायर आ जाते हैं, ठीक है? और वापस जाता है तो फिर जल्दी बायर आ जाते हैं, फिर जल्दी बायर आ जाते हैं, तो वो बायर ज्यादा आ रहे हैं, जाना ऊपर जा रहा है और लेवल कहीं ज्यादा ऊपर के हैं, तो इसको बोलेंगे टीक्यूआर में वो एक रिदम बनाएगा, डबल टॉप बना के ट्रैप करके छोटा सा, और एक दो दो चार पांच कैंडल में जल्दी गिरेगा, फिर उसके बाद ऊपर जाना, ये हो गया टीक्यूआर। अब इसी के अगेंस्ट में मैग्नेटिक प्रेशर भी सेम ऐसा सा ही दिखता हुआ होता है, लेकिन आपको पहचानना पड़ेगा, उसमें भी मार्केट कहीं ना कहीं जा रहा है, लेकिन उसकी मैच्योरिटी आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि बड़ी टाइम फ्रेम के आसपास कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा पड़ाव तो नहीं है जो मार्केट को पूरा का पूरा चेंज कर सकता है, शायद वो प्रेशर इसको खींच रहा है, यहाँ बायर चेजिंग नहीं हो रही है, यहाँ पे मैग्नेटिक प्रेशर चल रहा है, मैग्नेटिक मतलब ऊपर की कोई ट्रेंड लाइन है जो मैग्नेटिक उसको प्रेशर दे रही है, उसकी वजह से भी मार्केट में स्टेप्स घट रहे हैं, मार्केट जाना नीचे है, लेकिन वो लाइन ऊपर खींच रही है, तो वो ज्यादा नहीं उठ पा रहा, फिर अचानक से एक मोमेंटम ग्रीडी तय होगा, वो एक लाइन को टच कर जाएगा, उसके बाद में मार्केट नीचे आ जाता है, ठीक है? उसको हम मैग्नेटिक प्रेशर बोलते हैं। तो जब भी मैं वीडियो में बोलूँ मैग्नेटिक प्रेशर, तो वो उसको आप ये समझ के चलो। सर मैग्नेटिक प्रेशर और पावर हाउस तकरीबन सेम ही हो गया क्या फिर? सर देखो, पावर हाउस तो आप ये बोल सकते हो बड़ी टाइम फ्रेम का बोलना। अब बड़ी टाइम फ्रेम क्या बोलना चाहती है, वो ऊपर के लिए बोलना चाहती है, नीचे के लिए बोलना चाहती है, ये अगर बड़ी टाइम फ्रेम आपको पावर हाउस आपको कोई एक बड़ा रेसिस्टेंस दे रही है या बड़ा एरिया दे रही है, चाहे वो ट्रेंड लाइन एंगल से हो चाहे हॉरिजॉन्टल एंगल से हो, तो वो कहीं ना कहीं उस एरिया के आसपास मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा, तो वो ऐसा जा सकता है, फिर उसके बाद में चेंज हो सकता है, तो वहां के स्टेप्स घटते हुए रहेंगे, और घटते हुए में एकदम से वहां कई बार क्या होता है, मार्केट मोमेंटम कैसे बनाता है, देखो आपने टीक्यूआर में क्या देखा, घटते हुए क्रम देखा, इसमें घटते हुए क्रम के साथ जैसे ये बड़ा कदम फिर छोटा कदम फिर छोटा कदम, और उसके बाद में एकदम से बड़ा कदम फिर एक और बड़ा कदम, तो ये यहाँ पे क्या बना, टीक्यूआर, टीक्यूआर जैसे स्टेप्स बने, यानी घटते हुए क्रम में। टीक्यूआर तो तब होगा जब ये थोड़ा रिट्रेसमेंट करेगा, रिट्रेसमेंट नहीं करेगा टीक्यूआर नहीं बोल सकते, लेकिन घटते हुए बाइंग चेजिंग वाले स्टेप्स बोल सकते हैं। उसके बाद में अचानक से बढ़ता हुआ स्टेप हुआ, फिर और तेजी से बढ़ता हुआ स्टेप्स हुआ, और शायद उसमें टीक्यूआर बना ही नहीं, तो इसका मतलब वो लास्ट फ्लेम है जो ले रहा है इस मार्केट का, तो हम यहाँ इसको इसको अबनॉर्मल बोलेंगे, और वहां के आसपास अगर कुछ टच कर जाए, चाहे वो ऐसा हो ऐसा एरिया, और उसके बाद में मार्केट तेजी से वहां एक गैप क्रिएट कर देगा, गैप क्रिएट करने का मतलब एसएल, वहां जो लोग उलझे हैं ना उनके एसएल दूर कर देगा, ताकि वो निकल ना पाए, एक रिट्रेसमेंट का वेट करें, और उसके साथ थोड़ा सा 23% का रिट्रेसमेंट लेगा, उस एरिया को हम क्या बोलेंगे पता है? उस एरिया को हम बोलेंगे ए जे शेप, इसमें आगे आएगा ए जे शेप भी आएगा, ठीक है? आगे कहीं डाल रखा है ए जे शेप, तो वो ए जे सेटअप हो जाएगा, जिसमें एटीसी मूव, एटीसी नाम आ गया ना, एटीसी, एटीसी में बढ़ते हुए क्रम, और एटीसी कैसे, मैग्नेटिक प्रेशर के साथ, देखो कंफ्यूज हो रहे हो तो पूछ लेना। मैग्नेटिक प्रेशर आपको समझ में आ गया, एटीसी मूव क्या होता है, बढ़ते हुए स्टेप्स, स्टेप्स बढ़ते हुए और अचानक से बहुत तेजी से बढ़ा, और बढ़ते हुए स्टेप्स में अचानक से वो तेज मुड़ा है, उसके अंदर 23% का 38% का लेवल पकड़ा, पूरा रिट्रेसमेंट प्रॉपर नहीं लिया, 50-60 का आधो आध नहीं आया वो, उससे पहले ही कहीं निकलने लग रहा है, तो उसको हम एजे सेटअप बोलेंगे, ये एटीसी बोलेंगे, और इधर से जो मोमेंटम बढ़ा है, पहले घट रहा था फिर अचानक बढ़ा, तो ये मैग्नेटिक प्रेशर बोला जाएगा, और वहां से पूरा का पूरा दिन रात वाला एंगल हो जाएगा, दिन रात का मतलब ये होता है, यहाँ पे मार्केट उठ रहा था, यहाँ पूरा मार्केट बदल ढल गया, यानी कि उठता हुआ दिन ढल गया, ठीक है? चलो हम आगे बात करते हैं। इसके बाद में आता है गोल्डन 10%। गोल्डन 10% क्या आता है, ये इनसाइड बार्स को बोलते हैं, इनसाइड बार का ही एक रूप होता है, जब मार्केट कहीं जा रहा होता है उसके अंदर एक छोटा सा एरिया, मतलब मार्केट की बड़ी कैंडल है और उसके अंदर रोकने का, प्रेशर डिप्लीट करने का एंगल होता है वो 10% होता है, उसमें थोड़ा सा ऊपर की साइड से प्रेशर तोड़ता है, एंगल कुछ ऐसा बनता है, उसके बाद में उस एरिया को ब्रेक करता है, तेजी से नीचे की साइड चल जाता है, वो 10% है। पूरा गोल्डन 10% पे एक पूरा वीडियो बना रखा है, मैं लिंक डाल दूंगा, वो आप देख सकते हो। तो वो एरिया, ये पजल एरिया के अंदर नहीं देखेंगे, जो आप आजकल डायनामिक पीओसी में आपको सिखा रहा हूँ, उसके अंदर कभी गोल्डन 10% नहीं बनाएंगे, उसके बाहर यहाँ बना सकते हो, ये डायनामिक गोल्डन 10% हो सकता है, डायनामिक एरिया से बाहर निकलते समय का, और आपको एक फास्ट मोमेंटम दे देगा। या फिर आप उस एरिया में लो जिस एरिया में मार्केट चेजिंग वाला था, आप पकड़ नहीं पाए, एक डर था, और तक उसके बाद में आपको मौका नहीं मिल रहा, तो वहां पे मार्केट एक ट्रेंड में है, तो ये गोल्डन 10% ट्रेंड मार्केट में ज्यादा काम करता है। बाकी आप पूरा वीडियो आप इसका देख सकते हो। डिवाइडर, डिवाइडर देखो क्या होता है, हर चीज, जैसे मान लो ये एक पैटर्न है, जिस पैटर्न में हम इस फॉर्म को नाप रहे हैं,
तो ये इसका मिडल जो कलर है, ये पिंक पिंक कलर की लाइन है, ये इस एरिया को डिवाइड कर रही है 2 भागों में, तो ये डिवाइडर हो गया। अगर हम मान लो कि चलो मैं इसी चार्ट पे देखते हैं या किसी और चार्ट पे दिखा देता हूँ। 5 मिनट का चार्ट है, चलो ये 5 मिनट का चार्ट है। अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि ये चार्ट बना है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ के आसपास एक डिवाइडर है। फिर इसके बाद में ऊपर का चार्ट, नीचे का चार्ट, यहाँ के आसपास अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का चार्ट देखें तो ये एक डिवाइडर है। तो वो डिवाइडर हो सकता है। डिवाइडर डिवाइडर अलग अलग एंगल से, मार्केट का फ्लो रिदम ऐसे चल रही है, मान लो ऐसे करके ऐसे ऐसे करके चल रही है, तो ये इसका डिवाइडर हो जाएगा। मार्केट का फ्लो नीचे की साइड, तो नीचे की डिवाइडर। तो डिवाइडर क्या होता है, एक पैटर्न का भी डिवाइडर हो सकता है, और जो हम वेज बनाते हैं ना, वेज के अंदर भी एक डिवाइडर होता है। आप अगर ढूंढोगे ना तो वेज के अंदर भी एक डिवाइडर मिल जाएगा। हाँ, कई बार ये डिवाइडर इस फॉर्म में भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, तो जैसे भी वो ढूंढना पड़ता है। तो वो डिवाइडर होता है, यानी कि उसमें आपको अलग अलग रोल दिखाई दे जाएंगे। जैसे मान लो कि मैं आपको यहाँ पे उदाहरण दूं, तो ये वाला फॉर्म दिख रहा है, ये वाली फॉर्म, ये एक डिवाइडर है, ठीक है। इससे ऊपर चार्ट है, इसके नीचे चार्ट है। ये एक पूरी रिदम का चार्ट यहाँ रहा, ये पूरी रिदम का चार्ट यहाँ रहा। इसके नीचे एक अलग सरफेस है, इसके ऊपर एक सरफेस है। तो ये आपका डिवाइडर हो गया। तो डिवाइडर क्या होता है कि उसमें आपको चार्ट के स्ट्रक्चर को पढ़ने में मदद करता है। तो जिस भी एंगल में डिवाइडर बोलूंगा, उसका मतलब एक डिवाइडिंग करने का सीन रहेगा। वो चाहे एक चैनल या एक पैटर्न या फिर एक किसी भी एंगल का, जैसे हो सकता है वेज का हो या किसी का भी एक एंगल का, वो डिवाइडर हो सकता है, मिडल पॉइंट, ठीक है। और ऐसे अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे मान लो कि हम यह मोमेंटम देखेंगे, इतना मोमेंटम उठा, इतना मोमेंटम गिरा, तो हम टाइम मैजिक में क्या देखते हैं, ये फ्लो देखते हैं, शायद यहाँ से यहाँ तक मार्केट आया, आया तो ये एक टाइम वैल्यू लिए हुए है, और इसी को हम उठा के देखते हैं फिर आगे की साइड, ये भी लगभग उतना ही वैल्यू निकल रहा है, ये भी लगभग उतना ही वैल्यू निकल रहा है। ऐसे करके अब यहाँ से देखेंगे तो देखो यहाँ के आसपास एक रेस्ट ले रहा है, तो ये एक टाइम वैल्यू लिए हुए है। और ये इन्हीं के साथ कॉम्बिनेशन देखते हुए आप मैच कर सकते हो कि कहीं न कहीं शायद ये रिदम भी इतनी बड़ी रही थी, ये रिदम भी कहीं न कहीं इतनी बड़ी है। यहाँ के आस-पास आपका अटैचमेंट भी आ रहा है, इस एरिया के जितना ही एक मोमेंटम कर चुका है, क्लाइमेक्स मोमेंटम दिखा रहा है, अब नॉर्मल में बिहेवियर दिखा रहा है। अब मैं कहूँ, आप यहाँ सीएचएफ ढूँढो, तो सीएचएफ कैसे ढूँढना होता है? अब ये एक क्लाइमेक्स कैंडल दिखी यहाँ पे? देखो दिखी है ना क्लाइमेक्स कैंडल? तो हमें सीएचएफ में सी का मतलब होता है क्लाइमेक्स, एच का मतलब होता है हैमर, और एफ का मतलब होता है फीबो। सी, एच, एफ, क्लाइमेक्स, हैमर और फीबो। फीबो का मतलब इस हैमर का फीबो जो आपको यहाँ मिल रहा है, तो यहाँ पे आप डिस्काउंट बजाय इसके ब्रेकआउट की बजाय आप यहाँ लो। एसएल छोटा, आपको ये एंगल मिल गया। अब कंफर्मेशन, मैंने सीएचएफ सिर्फ सीएचएफ ट्रेड करने के लिए नहीं बोला। अब यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, एक डिवाइडर भी मिल रहा है, ठीक है? डिवाइडर भी मिल रहा है। मैंने एक टाइम मैजिक भी आपको यहाँ दिखाया है। तो उस एंगल पे यहाँ पे इस एरिया में कहीं न कहीं मार्केट को कई ठहराव-पड़ाव मिल रहे हैं, तो एक रिट्रेसमेंट ले सकता है क्विकली, ठीक है? तो उस एंगल से हम किसी विशेष एरिया के अंदर सीएचएफ भी देख सकते हैं और डिवाइडर को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? ये हो गया डिवाइडर। डिवाइडर के बाद में हम देखेंगे एटीसी मूव। एटीसी मूव मैंने आपको बता दिया है। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। बढ़ता हुआ क्रम में, जैसे मान लो मार्केट जा रहा है ऊपर की साइड में, ये यहाँ से आया, फिर ये इतने से ज़्यादा ले गया, फिर ये और ज़्यादा ले गया, फिर ये एकदम से एक तेज़ी से बढ़ा, ऐसे। तो यहाँ पे ये जो स्टेप्स हैं, ये बढ़ते हुए क्रम में है, और अचानक एक पड़ाव आया। यहाँ भी आप ये बोल सकते हो एक पड़ाव आया है, उस पड़ाव के आस-पास मार्केट मैच्योर हो गया और अचानक से इसमें गैप ला दिया। यहाँ पे रिट्रेसमेंट नहीं दिया, बड़ा गैप दे दिया। उसके बाद में तेज़ी से ये इस लेवल को पकड़ के नीचे की साइड तोड़ने लग जाएगा। तो यहाँ पे इसको बोलेंगे एटीसी मूव, ठीक है? एटीसी मतलब पूरा एक शार्प मूव आएगा, लास्ट की फ्लेम बड़ी होगी और क्लाइमेक्स कैंडल और ग्रिड से भरी हुई होगी, और कहीं न कहीं एक पड़ाव के ऊपर वो कहीं न कहीं वो मैच्योर हो जाएगी। उसके बाद तेज़ी से उसकी गिरावट भी दिखाई देगी। गिरावट के बाद में ये ठहराव आपको ऐसा दिखाई देगा, जिसको आप कहीं डायनामिक पीओसी वगैरह बनाओगे तो उसका अटैचमेंट भी आ जाएगा। कई जगह मैं आपको दिखाऊँगा, डायनामिक पीओसी दिखा देगी। ठीक है, वो एंगल, और उस एंगल से मार्केट वापस गिरता हुआ दिखाई देगा। तो ये एटीसी मूव, और इसी के साथ में आपको ये एजे सेटअप भी समझ में आ जाएगा, ठीक है? एजे सेटअप। सर एटीसी चार्ट पे दिखा दीजिए प्लीज, और एटीसी का लॉन्ग फॉर्म क्या कहेंगे? एक काम करता हूँ, मैं चार्ट पे यहाँ निकालने के बजाय मैं एक चार्ट निकाल देता हूँ, 1 सेकंड के लिए मैं फिर पॉज़ करता हूँ। ठीक है, मैं रिज़्यूम कर दिया, मैं वापस से एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे आपको स्टेप्स में बढ़ता हुआ क्रम दिखाई देगा और एकदम अग्रेशन आएगा। पहले नॉर्मली स्टेप्स ये चल रहे थे, फिर यहाँ से स्टेप्स बढ़ने स्टार्ट हुए। स्टेप्स इसी फ्लो की बात कर रहा हूँ, स्टेप्स बढ़ने स्टार्ट हुए, जहाँ ब्रेकआउट होने के बाद स्टेप्स, यहाँ रिट्रेसमेंट, फिर यहाँ रिट्रेसमेंट, फिर यहाँ के आस-पास ये रिट्रेसमेंट नहीं है, ये एक ही स्टेप्स में रिदम है। यहाँ रिट्रेसमेंट बहुत टाइम वाइज़ भी रिट्रेसमेंट नहीं है यहाँ पे।
प्राइस वाइज तो दूर है, ये होल्डिंग है, इसको एक ही फॉर्म में मान सकते हो आप। फिर इसके बाद में तेजी से आया, ये एरिया लिया और पूरा मार्केट पलट गया। ठीक है, ये हो गया आपका एटीसी मूव। किसी का कोई सवाल है एटीसी पे? चलो अगली टर्मिनोलॉजी लेते हैं। नहीं सर, उसी चार्ट में टीपिन और टीपीआरसी जो दिखा है ना, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते तो अच्छा होता। सर वो आएगा, मैं बता दूंगा, ये पुराने ओके कंसेप्ट हैं, सर, ओके बता सर, दूंगा अब जब जब आएंगे ना उसी दिन। ओके। म्यूट करो। डिवाइडर हो गया, एटीसी मूव हो गया, ब्रैकेट प्ले मेरे हिसाब से सब जानते हैं। मैं ब्रैकेट प्ले क्या होता है, हम ब्रैकेट प्ले हर जगह नहीं प्ले करते, पहली बात तो। ब्रैकेट एक ऐसा छोटा सा ऑर्डर लगाने वाला एरिया होता है, जिस एरिया के अंदर हम अपना एसएल डिसाइड कर लेते हैं कि मैं मार्केट को इतना दूंगा, लेकिन उसके एवज में हमें उम्मीद होती है मार्केट बहुत बड़ा कहीं ना कहीं कुछ करने वाला है। जब हमें ये लगता है ना कि मार्केट कहीं ना कहीं एक बड़ी रेंज कवर करने वाला है, और उसमें हम डायरेक्शनली प्लान कर पा रहे हैं। ठीक है, मैं इसका भी आपको एग्जांपल दिखाऊंगा। डायरेक्शनली प्लान करने का मतलब है कि मार्केट कहीं ना कहीं निकलने जा रहा है, और बड़ा निकलने जा रहा है। चलो मैं एक एग्जांपल निकाल लेता हूँ इसका भी आपकी समझ के लिए। एक सेकेंड रुको। इस मोमेंटम की हम बात कर रहे हैं ब्रैकेट प्ले की। तो मैंने एक्चुअली में आप जाओगे देखोगे ना, 1 फरवरी को बजट का दिन था, और बजट के दिन सबको पता होता है कि मार्केट एक बड़ा मोमेंटम देने वाला होता है। तो उसमें मैंने जीआईए एरिया को ही ट्रेड किया था, और एक जीआईए एरिया निकाला था। इलेक्शन का टाइम था, इलेक्शन के रिजल्ट आ चुके थे, बीजेपी सरकार बनने वाली थी, मार्केट का उस दिन ये बजट वाला दिन था, और बीजेपी की सरकार थी, इस वजह से मार्केट पहले से 4-5 दिन से उठ रहा था, और उस दिन भी यही उम्मीद करी जा रही कि मार्केट उठेगा। मार्केट ने एक क्विकली उठावट दिखाई थी, फिर एक एरिया में ठहरा, उस एरिया में मुझे गिरावट की उम्मीद थी, क्योंकि मार्केट को सभी जैसा रिएक्ट देख रहे हैं उस तरह से मार्केट रिएक्ट नहीं करता, और मैंने उसके कुछ साइन वहां देख लिए थे। उसके एवज में मैंने मार्केट में एक बड़ी सेलिंग की उम्मीद करी थी, जिसके लिए मैंने पुट का चार्ट चूज किया 1 फरवरी 2021 की 22 की बात है, 2022 की। तो उस दिन मैंने एक ब्रैकेट प्ले बनाया था, ये ब्रैकेट प्ले इस एरिया पे बनाया था। मैंने इसको यहाँ ट्रेड किया था, ये शायद 10-11-12 पॉइंट का ये ब्रैकेट प्ले था, क्योंकि बजट वाला दिन बहुत ज्यादा मोमेंटम है, 1-2 पॉइंट में नहीं पकड़ा जाएगा, और मुझे उम्मीद है उसके एवज में अच्छा मोमेंटम दे देगा। जैसे आप देखोगे 526 से 748 ये एरिया यहाँ तक गया है। 748 मतलब 500, 600, 700, 200, 250 पॉइंट बहुत बड़े होते हैं, और ऊपर देखोगे तो 900 पॉइंट भी गया। तो ऐसे मौकों पे लोग क्या कहते हैं कि आप क्या प्ले करो, हेजिंग में प्ले कर लो, कॉल पुट को सेल कर लो, स्ट्रेडल बाइंग कर लो, स्ट्रेडल सेलिंग कर लो। ये सजेस्ट नहीं करके मैं आपको ब्रैकेट प्ले सजेस्ट करूंगा। आप अपना एंगल बनाओ कि नीचे जाएगा मार्केट या ऊपर जाएगा, और उसकी ट्रेपिंग ढूंढो, उस ट्रेपिंग का बेस्ट एरिया ढूंढ के अपना ब्रैकेट लगा दो, और ब्रैकेट को चेंज मत करना। हो सकता है कि मार्केट वहां जाने में टाइम लगा दे। अगर मैं यहाँ देखूंगा तो मेरा पहली ट्रेड यहाँ हुई, यहाँ मुझे एक टारगेट मिल गया। ठीक है, यहाँ ट्रेड नहीं हुई थी, क्योंकि इस एरिया को टच करने के बाद वो ट्रेड इनिशिएट होती है। फिर इसके बाद में यहाँ से तो मेरा बन गया था, तो अब मेरा एरिया तय हो गया था कि मुझे 526 पे बाय करना है, 507 पे मुझे सेल कर देना है। मतलब ये 15 पॉइंट के आसपास का था। तो 526 में मैं यहाँ पे, अब जैसे ये गया तो मुझे एक प्रॉफिट मिल गया। मैंने अगर पेयर ट्रेडिंग करी होगी तो एक ट्रेड तो मैंने यही निकाल ली होगी। एक ट्रेड शायद मेरी कहीं नए भी निकले तो मैं ट्रेलिंग में निकाल लूंगा, और फिर भी अगर नए निकले तो मेरा यहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट एसएल खा जाएगी, या फिर मैं नीचे का एसएल रख लूंगा। एसएल खा जाएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं, अपने को पेयर ट्रेडिंग में कहीं ना कहीं एक रेंज ब्रेकआउट पे हम अग्रेशन में निकाल लेंगे। अब यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, मार्केट ऊपर की साइड गया, ये एरिया पूरा ब्रेक कर चुका है, ये एरिया ब्रेक कर चुका है, यहाँ के आसपास आ रहा है। तो जैसे नीचे आएगा एक ट्रेड कहीं ना कहीं हमारी निकल जाएगी, अगली ट्रेड को हम रख लेंगे। और अगली ट्रेड मार्केट में यहाँ फिर एसएल खा गई, फिर मुझे यहाँ एक ट्रेड मिली। एक ट्रेड मिलने के बाद में यहाँ पे मार्केट ने फिर एक प्रॉफिट दिया, उस प्रॉफिट के बाद फिर एक एसएल खा गई। और ये प्रॉफिट छोटे नहीं है, ये सारे प्रॉफिट 100-100, 150-150 पॉइंट के प्रॉफिट है। आप इसको छोटा मत मानना। नॉर्मली लोग इतना एक मोमेंटम से निकाल नहीं पाएंगे जितना ये एक छोटे छोटे मोमेंटम में दे रहा। फिर यहाँ के आसपास आया, जब मार्केट आया देखो इस एरिया को टच नहीं किया, नीचे जा देखो एक चीज है ब्रैकेट प्ले में, इस वाले मेथड में मार्केट यहाँ आ रहा है ना, इस पॉइंट को छूने पे ट्रेड नहीं करनी। ये कोई हमारे लिए रेसिस्टेंस और सपोर्ट एरिया नहीं है, मार्केट इससे नीचे जा सकता है। तो आपको इस एरिया को नीचे जाने देना है, जाने के बाद जब ऊपर आएगा ना उस टाइम इस पे ट्रेड करना है। यानी कि ये इसको टच किया, नहीं ट्रेड करनी, नीचे जाने दो जाने दो। अब ये टच करेगा ना जब भी, जैसे ये टच किया, ये अपना एसएल लग गया, इसके बाद में वापस आया, ये मार्केट ने टच किया, अपनी ट्रेड हो गई। ट्रेड के बाद में मार्केट अपने को ले गया ये 400 पॉइंट। अब अपने को जो मोमेंटम का उम्मीद था ना वो अपने को मिल गया। हमें यहाँ 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 भी अच्छे प्रॉफिट हैं,
अगर यहाँ भी आप अच्छे प्रॉफिट हैं, सारी चीजें देखोगे अच्छे प्रॉफिट है। एक्चुअल में मैंने ये वाला ट्रेड नहीं किया, ये वाला ट्रेड मेरा शायद जल्दी निकल गया होगा। ये ट्रेड मैंने पूरा लिया था, मजा शायद इसके आसपास में निकला था, और शायद वहाँ के वीडियो भी आसपास होंगे उस टाइम के, आप उसमें देखोगे तो ये 1 या 2 ट्रेड मैंने लिया था। यहाँ के ट्रेड में मैं जल्दी निकल गया था, ये पूरा फ्लो मैंने नहीं लिया था, नहीं तो बहुत अच्छा मार्केट ने दिया था। ये ब्रैकेट प्ले हो गया, यानी कि एक ऐसा एरिया जो हम एसएल डिसाइड कर लेते हैं और मार्केट उधर से अगर जितना भी जाएगा तो मेरे उस एरिया को लेते हुए ही जाएगा, यानी कि इस एरिया को तोड़े बिना तो जा ही नहीं सकता। जाएगा तो इसको तोड़ के जाएगा, और जब भी जाएगा मेरे पास ट्रेड होगी ही होगी। उस कंडीशन में मेरे पास ट्रेड नहीं होगी कि ये मार्केट आया, इस एरिया को टच नहीं किया और ये एकदम से ऊपर निकल गया, और ऐसी संभावनाएं बहुत कम होंगी। इस एरिया को टच करके ही जाएगा, क्योंकि ये एरिया कोई रेजिस्टेंस सपोर्ट नहीं है, सिर्फ हम ब्रैकेट बना रहे हैं और एक पिन पॉइंट पे बनाया गया है। ये एंगल बदल जाएंगे, ठीक है। ये चार्ट कॉल पुट का चार्ट है, उसके एवज में आपको ट्रेड मतलब एग्जैक्ट एक एसएल मतलब फिक्स हो जाता है कि 10-15 पॉइंट का अपना 15-20 पॉइंट का एसएल है, उसके अगेंस्ट में हमें 200-400 पॉइंट, 400-500 पॉइंट भी मिल जाएंगे। 526 से लेकर 926 तक मान के चलो 400 पॉइंट, और क्विकली मिल जाते हैं कुछ मिनटों में, ठीक है। ये आपका हो गया ब्रैकेट प्ले। ब्रैकेट प्ले हर दिन हर जगह नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना। ब्रैकेट प्ले के लिए आपको एक मोमेंटम का पता होना बहुत जरूरी है, बेस्ट मोमेंटम का। ब्रैकेट प्ले के बाद में चेजिंग मार्केट का आप लोगों को पता है, जब मार्केट रिट्रेसमेंट पर्याप्त न ले और ऊपर की साइड भागता रहता है, छोटे छोटे रिट्रेसमेंट, और एक रिटेलर के अंदर एक भूख जगा देता है कि मार्केट रिट्रेस करेगा, रिट्रेस अब तो करेगा, अब करेगा, और मार्केट उन्हीं सोच का इम्पैक्ट या प्रेशर को लेते हुए मार्केट ऊपर जाता था, पावर लेके उस चीज की जाता रहता है, तो उसको हम चेजिंग मार्केट बोलते हैं। इस पे पूरा का पूरा वीडियो बना रखा है, वो भी मैं डाल दूंगा। स्टार ट्रेडिंग और पेयर ट्रेडिंग और करता हूँ, इसके बाद में वीडियो अलग कर देंगे हम, अगला पार्ट। स्टार ट्रेडिंग वो होती है जो ट्रेड आप कई बार मैनेज नहीं कर पाते हो, यहाँ से ली हुई ट्रेड अगर आपका ये लास्ट सरफेस तक आ जाए या इस एरिया को टूटे तो हम उसको स्टार ट्रेड मानते हैं, यानी कि पूरे दिन की रेंज को खा गया, तो वो हमारी स्टार ट्रेड होती है। कई बार हम ट्रेड लेते हैं, तो मैं इसका अभ्यास करवाता हूँ कि हम स्टार ट्रेड करें। तो स्टार ट्रेड का मतलब ये हो गया कि हमने कोई ट्रेड ली है, वो ट्रेड पे हम एक ट्रेड, स्टार ट्रेड और पेयर ट्रेड में अंतर ये होता है कि पेयर ट्रेड होती है कि आप जो भी ट्रेड ले रहे हो उसके 2 हिस्से तो कम से कम करो। मान लो कि 50 साइज या मिनिमम 50 साइज लोगे तो 2 हिस्से हो पाएंगे, एक 25 की साइज, एक 25 की साइज। या आप 100 ले रहे हो तो आप उसमें 3 हिस्से कर रहे हो, 4 हिस्से कर रहे हो, वो आपकी बात है, लेकिन कम से कम आप उसके 2 हिस्से कर लो, 50 हिस्से, 50 इधर। तो उसमें आपने यहाँ ट्रेड ली, आपको गिल्टी ना हो, आपका एसएल कोस्ट टू कोस्ट हो जाएगा, इस एरिया पे कुछ निकाल लो, चाहे मार्केट नीचे जाए या ऊपर जाए, एक को आप कोस्ट टू कोस्ट रखो, उसके बाद में ये एरिया अगर ब्रेक करे तो वही ट्रेड आपकी स्टार ट्रेड बन जाएगी। एसएल तो हमेशा आपका छोटा ही होता है, यहाँ तक भी आपको एक प्रॉफिट मिल चुका होगा, और यही ट्रेड आपकी स्टार ट्रेड बन जाएगी। और ये ट्रेड किस एंगल पे उठाओगे, चाहे तो आप इसे एडवांस ट्रेंड लाइन के बेसिस पे उठा लो, या फिर ये रिटेलर ब्रेकआउट एरिया के पिन बार के हिसाब से उठा लो, और वही ट्रेड आपका हाई भी ब्रेक कर रही है। और जैसे अब ये यहाँ पे जैसा मैं आपको यहाँ कह रहा हूँ ना, सेम रिटेलर ब्रेकआउट एरिया ये है, यहाँ से उठाई हुई आपको ये ट्रेड आपको पूरा नीचे का ब्रेकआउट दे देगी। अब मान लो कि इस एरिया पे आपने एक ट्रेड छोड़ी, इस एरिया पे आपको एक ट्रेड छोड़ी, ये दोनों ट्रेडों में पेयर ट्रेडिंग और स्टार ट्रेड दोनों करी है। पेयर ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि आपने यहाँ पेयर में एक टुकड़ा काट लिया, आपने यहाँ पेयर में यहाँ पेयर में आपने एक टुकड़ा काट लिया, अगला टुकड़ा आप नीचे दिए लो के लिए लेके जा रहे हो, तो पेयर ट्रेडिंग आपको नुकसान का अफसोस नहीं होने देगी, अगर नुकसान भी लगेगा तो, और अगली ट्रेड को स्टार ट्रेड बनाने में हेल्प करेगी। तो पेयर और स्टार ट्रेडिंग के कॉम्बिनेशन से आप अपना एनालाइज कर सकते हो कि इस हफ्ते मैंने 50 ट्रेड करी टोटल, हर दिन 3 या 4 ट्रेड करी, और मेरी कितनी पेयर ट्रेडिंग है, मतलब पेयर ट्रेडिंग या स्टार ट्रेडिंग है। तो आप अगर इसमें 10 ट्रेड भी स्टार ट्रेड मानते हो, और आपका अगर छोटा लेने का एंगल है कि आप 5-10 पॉइंट पे निकल जाते हो, तो ये आपको मोटिवेट करेगी कि हर ट्रेड में एक हिसाब छोड़ के चलो, कोई बात नहीं 10-5 छोटे छोटे लॉस खाओगे, एक ट्रेड ही आपको बहुत अच्छा देके जा सकती है। और स्टार ट्रेडिंग का रूल ये होता है कि कम से कम वो एरिया आपके लास्ट सरफेस में जरूर आए, लास्ट सरफेस के अंदर ऐसा कुछ माहौल बना रहा है तो वो। अब इनके साथ में पिरामिडिंग भी करी जाती है, आगे चल के मैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। पिरामिडिंग में बार बार पेयर ट्रेडिंग का जो पेयर काटा गया है वो ऐड कर लिया जाता है।